गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस में 7वां चैप्टर चल रहा था और चैप्टर का नाम था अपने समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसकी भैया अपने एक क्लास हो चुकी है। अब उस क्लास में अपने समकालीन का मतलब क्या होता है, सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है, इन बिंदुओं के ऊपर अपने चर्चा कर चुके हैं। देखो, सुरक्षा की दो अवधारणाएं होती है, एक तो होती है पारंपरिक और एक होती है अपारंपरिक। पारंपरिक कौन सी हो गई? जिसमें बाह्य सुरक्षा, मतलब कोई सैन्य हमला जो होता है ना, उससे देश की सुरक्षा, वो पारंपरिक में आएगी। और अपारंपरिक में कौन सी आएगी, उसकी चर्चा आज अपने करेंगे। समकालीन भैया आपको बताया हुआ है। समकालीन का मतलब क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं, या अपने कहते कि शीत युद्ध के समय जो घटनाएं घटित हुई वो किस में आएगी? अपने समकालीन में। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? आज़ादी। किससे आज़ादी? खतरों से आज़ादी, या खतरों से मुक्ति, या खतरों से स्वतंत्रता। वही क्या है भैया? सुरक्षा का अर्थ है। क्लियर है? अब आज का अपना जो टॉपिक रहेगा भैया वो रहेगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। देखो, सुरक्षा के इसमें कई बार भैया क्वेश्चन आ जाते हैं अपने एक एक दो नंबर के, क्योंकि यहाँ पे 2-3 संधियां हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखो, कई बार क्या होता है, सुरक्षा के पारंपरिक या परंपरागत तरीके जो होते हैं उनसे भी अपने क्या की जा सकती है? सुरक्षा की जा सकती है। एक देश की बाह्य जो हमले होते हैं या सैन्य जो हमले होते हैं, या कोई दूसरा देश अपने देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो इसके लिए हम कौन कौन से पारंपरिक तरीके अपनाएं जिससे अपने क्या कर सके? अपने देश की सुरक्षा कर सके। देखो भैया, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन तरीकों को काम में लिया जाता है जिनसे अपने हिंसा का इस्तेमाल जो है वो यथासंभव या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? कम कर सके। ऐसे तरीकों को इनमें काम में लिया जाता है। अब कौन कौन से तरीके हैं भैया? पहला तरीका तो क्या है? न्याय युद्ध की अवधारणा या न्याय युद्ध की परंपरा का क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। देखो भैया, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया आपको कि न्याय युद्ध की परंपरा क्या है। तो देखो भैया, अपने जो भारत में यूरोपियन आए थे, यूरोपियन कौन से? अपने अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। ये जो आए थे भैया, इनके द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। कौन सी? न्याय युद्ध की अवधारणा। यह अवधारणा क्या कहती है? यह अवधारणा यह कहती है कि हमें युद्ध तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसे नहीं कि छोटी सी बात पर अपने लड़ने लग जाए। कई बार अपने देखते हैं कि कई मोहल्ले में या आस पड़ोस में जब झगड़ा होता है तो छोटी छोटी बात पर अपने झगड़े, बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो ये अवधारणा जो है, न्याय युद्ध की अवधारणा, ये कह रही है कि हमें युद्ध तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। मान लो कोई जनसंहार हो जाए या आत्मरक्षा की बात आ जाए, तभी हमें हथियार उठाने चाहिए, अन्यथा हथियार नहीं उठाने चाहिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, न्याय युद्ध की अवधारणा ये कहती है कि हमें युद्ध के अंदर जो हथियार होते हैं ना, उन हथियारों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। मतलब हथियारों का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब हमें अपनी आत्मरक्षा करनी हो, हमें हमारे देश की जनता को बचानी हो, तभी हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। और वो भी सीमित करना चाहिए, लिमिटेड रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतने हथियारों का प्रयोग करें कि अगला देश ही बर्बाद हो जाए, ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए। अगली बात, ये न्याय युद्ध की अवधारणा जो है वो ये कहती है कि हमें युद्ध के अंदर जो निहत्थे व्यक्ति होते हैं या जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनके ऊपर हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, तथा साथ ही साथ हमें उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी शक्ति हमें आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि हम मान लो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किसी देश के ऊपर परमाणु बम गिरा दे और उसका पूरा तहस नहस कर दे, ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें किसमें आती है भैया? अपने न्याय युद्ध की परंपरागत विस्तार, या अपने कहते हैं न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार। मतलब युद्ध जो है वो कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्वक होना चाहिए, लिमिटेड हथियारों का प्रयोग होना चाहिए, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण करने वाले पर वार नहीं करना चाहिए, हथियारों का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए, उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है भैया निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण, देखो भैया, एक तो होता है शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब तो हो गया हथियारों को इकट्ठा करना। एक होता है निशस्त्रीकरण, मतलब हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। हथियारों का मतलब हथियारों का ऊपर क्या लगाना? एक प्रकार से प्रतिबंध लगाना। अब ये निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई भैया? जो जैविक और रासायनिक हथियार थे उनको रखने तथा उनको प्रतिबंधित करने के लिए
अपने कौन सी संधियां की गई? 2 संधियां की गई। देखो यहाँ पर इन संधियों को आपको ध्यान रखना है। 3 संधियां हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता, या तो आपको सीधा बड़ा क्वेश्चन पूछ ले 4 नंबर का कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हैं, ठीक है, तब तो आपको पूरा करना है। या पूछ ले न्याय युद्ध की परंपरा क्या है, या पूछ ले निशस्त्रीकरण के अंतर्गत कौन सी 2 संधियां की गई। तो भैया पहली जो संधि थी उसका नाम था जैविक हथियार संधि, जिसको अपने इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं BWC, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ठीक है। और यह संधि कब हुई थी भैया? 1972 में हुई थी। दूसरी संधि है भैया रासायनिक हथियार संधि, जिसको बोलते हैं CWC। यह संधि कब हुई थी? 1992 में। तो BWC 1972। देखो BWC याद करने का तरीका ध्यान रख लो, इनमें कई बार सन में कंफ्यूज होती है, 72 या 92 में। तो B पहले आ रहा है तो पहले 72 हो जाएगी, 92 बाद में आ रहा है तो बाद में C हो जाएगा। क्लियर है? अब ये संधियां देखो किस प्रकार से हुई थी। इन दोनों ही संधियों का प्रमुख उद्देश्य था जैविक और रासायनिक हथियारों को रखने तथा उन पर प्रतिबंध करने के लिए ये दोनों संधियां की गई थी कि कोई भी देश जो है वो जैविक और रासायनिक हथियार नहीं रखेगा, और उनके ऊपर अगर किसी के पास में है, जैसे मान लो ये संधियां 1972 में हुई थी, ये 92 में हुई थी, इससे पहले जिसने जैविक या रासायनिक हथियार बना लिए हैं, जिन्होंने उनको निर्माण कर लिया है, वो तो रख सकते हैं, लेकिन उन पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इनके बाद में कोई इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हो गया जैविक और रासायनिक हथियारों को रखने तथा उन पर प्रतिबंध करने के लिए संधियां की गई। BWC संधि हुई थी भैया 1972 में। इस पर हस्ताक्षर किए थे 155 देशों ने, ध्यान रखना। CWC अर्थात रासायनिक हथियार संधि हुई थी भैया 1992 ईस्वी में, और इस पर हस्ताक्षर किए थे 181 देशों ने। आपको सन और देशों के नाम याद रखना है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तीसरा पॉइंट आता है भैया अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण में भैया जो प्रमुख संधि आती है वह है एंटी मिसाइल संधि, जिसको अपने ABM बोलते हैं, और यह संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। देखो भैया 1972 में ये संधि इसलिए हुई थी क्योंकि 1972 तक भैया अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, इनके मध्य चल रहा था शीत युद्ध, और इन्होंने जो मिसाइलें थी उन मिसाइलों का क्या कर लिया था? आविष्कार कर लिया था। तो ये कहीं मिसाइलों का प्रयोग ना कर दे, इसलिए यह संधि की गई थी। इस संधि के अंतर्गत कहा गया कि अमेरिका तथा सोवियत संघ की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों का प्रयोग जो है वो अब देश की या विश्व की रक्षा के कवच के रूप में किया जाएगा, इसलिए यह संधि की गई थी। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं भैया विश्वास बहाली के उपाय। विश्वास बहाली के उपाय कैसे? पारंपरिक सुरक्षा जो है ना, पारंपरिक तरीका सुरक्षा का एक ये भी है कि विश्वास बहाली की जाए। विश्वास बहाली कैसे? जैसे मान लो एक तरफ तो है भैया इंडिया, एक तरफ है अमेरिका। इन दोनों देशों के मध्य सूचनाओं का जो है वो लगातार आदान प्रदान होना चाहिए। इनके मध्य कोई भी किसी प्रकार का मनमुटाव हो तो तुरंत इनकी बैठक होनी चाहिए, तुरंत मीटिंग होनी चाहिए। किसी प्रकार के मनमुटाव, किसी प्रकार के गले शिकवा है, उनको साथ में बैठकर या पास में बैठकर उनको दूर करना चाहिए। एक दूसरे को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ में हैं, हम आपका अहित नहीं करेंगे, हम आपका बुरा नहीं चाहते। मतलब एक दूसरे को क्या होना चाहिए? एक दूसरे देश को आपस में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कायम करके अपने क्या कर सकते हैं? सुरक्षा अपना सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन आता है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, तो 4 तरीके हो गए। छोटा क्वेश्चन पूछ ले न्याय युद्ध की परंपरा क्या है? निशस्त्रीकरण के अंतर्गत कौन सी 2 संधियां की गई? अस्त्र नियंत्रण से संबंधित संधि कौन सी है, कब हुई? और विश्वास बहाली क्या है? क्लियर है? अब बात करते हैं भैया सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। देखो पारंपरिक धारणा क्या थी भैया? पारंपरिक धारणा में मुख्य रूप से बल दिया जाता था बाह्य सुरक्षा पर। जैसे कोई देश ने अपने ऊपर हमला कर दिया, बस वो सुरक्षा किस में आएगी? पारंपरिक में। अपारंपरिक जो सुरक्षा है ना उस भैया, उसमें सैन्य खतरे मतलब बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा जो है, देश के अंदर की जो खतरे हैं उनसे भी रक्षा के ऊपर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, युद्ध में उतने लोग नहीं मरते जितने देश के अंदर की जो सुरक्षा होती है उससे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। एक युद्ध होता है उसमें उतने लोग नहीं मरते जितने अन्य खतरों से मरते हैं जो देश के अंदर पाए जाते हैं। उन खतरों से कई गुना लोग जो है वो मारे
जाते हैं। तो यहाँ पर अपारंपरिक धारणा ये कहती है कि अपने देश को बाह्य खतरों से नहीं बचाना है, साथ ही साथ में जो देश के अंदर जो खतरे विद्यमान है, जैसे आतंकवाद है, जैसे अपने बर्ड फ्लू है, जैसे अभी कोरोना महामारी है, एड्स है, अपने निर्धनता है, अपने गरीबी है, अपने वैश्विक तापवर्दी है, अपने हिंसा है, अपने खून खराबा है, ऐसी समस्याओं से, ऐसी घटनाओं से भी अपने क्या करनी है, रक्षा करनी है। वह किस में आएगा, अपारंपरिक में। सीधा सा याद रख लो, पारंपरिक में तो बाह्य खतरों से सुरक्षा, अपारंपरिक में भैया बाह्य प्लस देश के अंदर के खतरों से मानव की क्या करना, रक्षा करना, वो किस में आएगा, अपारंपरिक में। देखो भैया, इसमें सैन्य खतरों प्लस मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले खतरों को शामिल किया जाता है। पहली बात तो अपारंपरिक सुरक्षा में किन खतरों को शामिल करेंगे, ऐसे खतरे जो सैन्य खतरे, मतलब किसी देश ने अपने ऊपर आक्रमण कर दिया, उन खतरों को, प्लस साथ ही साथ मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले खतरों को शामिल किया जाता है। मानव जीवन को नुकसान कौन कौन पहुंचा सकते हैं, अभी आपको बताया, वैश्विक तापवर्दी है, आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, कोरोना है, गरीबी है, निर्धनता है, आतंकवाद है, ये क्या कर सकते हैं भैया, मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको शामिल किया जाता है। अब इनको शामिल करने से इसका क्षेत्र कैसा हो गया, व्यापक हो गया। तो यह कैसी अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। पारंपरिक धारणा की स्थिति सीमित अवधारणा थी, अपारंपरिक कैसी है, व्यापक अवधारणा है। इसमें राज्य के साथ साथ समस्त मानवता की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि हमें राज्य या देश की सुरक्षा तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ में इस राज्य या देश में जो मनुष्य या मानव निवास कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, हमें उनकी भी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, उनकी भी रक्षा करनी है। मानवता की सुरक्षा अथवा सुरक्षा बल दिया जाता है, इसी कारण इसको मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहते है। कई बार क्वेश्चन आता है भैया, सुरक्षा की कौन सी अवधारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहते हैं, तो वह कौन सी हो गई, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भैया देश के साथ साथ मानव की सुरक्षा के ऊपर भी बल दिया जाता है, इसलिए इसे मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा कहा जाता है। आगे बात करते हैं भैया, इसमें खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी हो सकता है। मतलब खतरा कौन सा हो सकता है, विदेशी राष्ट्र भी हो सकता है। जैसे भारत है भैया, भारत के ऊपर चाइना ने आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो ये तो विदेशी राष्ट्र भी हो गया खतरा। साथ ही साथ में कौन सा हो गया, भारत में अन्य खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। अन्य खतरे कौन से, जिनसे मानव को नुकसान पहुंचे, जैसे वैश्विक तापवर्दी, जिसको भैया अपने ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। मतलब विश्व के जो तापमान है उसमें क्या होना, वृद्धि होना, जिसके लिए मुख्य रूप से अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी मानी जाती है। इसके अलावा आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, अकाल है, हिंसा है, कोरोना है, गरीबी है, असमानता है, शरणार्थियों की समस्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों, क्योंकि इनसे भी भैया मानवता को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। तो अपारंपरिक धारणा ये कहती है कि हमें मानवता की सुरक्षा जो है ना, वो विदेशी राष्ट्र के खतरे के साथ साथ में अपने देश के अंदर जो खतरे विद्यमान है उनसे भी करनी चाहिए। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इस प्रकार सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के कितने पक्ष हो गए, दो पक्ष हो गए भैया। पहला पक्ष जो है वो तो कहता है कि किसकी सुरक्षा करनी चाहिए, मानवता की सुरक्षा। पहला पक्ष कौन सा हो गया, मानवता की सुरक्षा। दूसरा कौन सा हो गया, विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा भैया, इसमें मानव या व्यक्ति की रक्षा के ऊपर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है कि अपने देश या राज्य में जो मनुष्य या जो मानव या जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। रक्षा किन से, विदेशी खतरों के साथ साथ में अपने अकाल है, महामारी है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कुछ भी हो गई प्राकृतिक आपदा, उनसे हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा का मतलब, विश्व सुरक्षा की धारणा का विकास जो है वो कब से हुआ था भैया, 1990 के दशक से। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विश्व सुरक्षा की धारणा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, 1990 के दशक से। इसके अंतर्गत भैया किससे सुरक्षा करनी है, हमें वैश्विक खतरों से सुरक्षा करनी है। वैश्विक खतरे कौन से, मतलब ऐसे खतरे जो संपूर्ण विश्व के लिए है, जैसे वैश्विक तापवर्दी या ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात धरातल का क्या होना
गर्म हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, वैश्विक तापवृद्धि। ऐसे खतरों से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आतंकवाद क्या होता है भैया, उसकी चर्चा आपने जब तीसरा चैप्टर पढ़ा था वहां पर अपने चर्चा कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू है, कोरोना है, ये ऐसी महामारियां हैं, ये किस में आएगी, अपने विश्व सुरक्षा में आएगी। क्यों? क्योंकि इनका खतरा जो है वो संपूर्ण विश्व पर विद्यमान है। कोरोना ऐसा थोड़ी है कि एक ही देश में आया था, कोरोना की चपेट में भी अपना संपूर्ण विश्व आ गया है। तो ये खतरे कौन से हो गए, विश्व सुरक्षा में। इनकी प्रकृति कैसी है, वैश्विक है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं और इनको समाप्त करने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। ये हो गई भैया कौन सी, अपने सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं भैया। पहला क्वेश्चन आता है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या इनसे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है अपने संधियों से संबंधित। दूसरा हो गया सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो भैया पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों धारणाएं अपने पढ़ ली है, या तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले या इन दोनों में आपको अंतर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अब आप हेडिंग लगाओ फटाफट, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, और थोड़ा स्पीड से लिखो। इसमें लिखो भैया सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों, हेडिंग लगा लो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, और इसमें लिखो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 हेडिंग लगाओ न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार। इसमें लिखो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही विस्तार है। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। इसमें नंबर 1 पॉइंट लगाओ, मतलब पहले पॉइंट में पहला बिंदु, ठीक है। किसी देश को युद्ध उचित कारणों अर्थात आत्मरक्षा अथवा जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। नंबर 2, किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, निहत्थे व आत्मसमर्पण करने वाले पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। फिर नंबर 2 हेडिंग लगाओ भैया निशस्त्रीकरण। देशों के मध्य सहयोग में सुरक्षा का महत्वपूर्ण तरीका निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण का आशय है कुछ विशेष किस्म के हथियारों का त्याग करना। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैविक और रासायनिक हथियारों को रखने तथा प्रतिबंधित करने के लिए 2 संधियां की गई। फिर नंबर 1 लगाओ जैविक हथियार संधि, ब्रैकेट में कर लेना BWC 1972। इसके आगे डेस्क करके लिख लो, इस पर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए। नंबर 2 रासायनिक हथियार संधि, ब्रैकेट में CWC 1992, इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। फिर नंबर 3 हेडिंग लगाओ भैया अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत परमाणु हथियारों को विकसित करने अथवा उनको प्राप्त करने के संबंध में कुछ नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एंटी मिसाइल संधि, ब्रैकेट में कर लेना ABM 1972, ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तत्कालीन सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों का रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। नंबर 4 विश्वास बहाली के उपाय। विश्वास बहाली के उपायों से
देशों के मध्य हिंसाचार कम किया जाता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव एवं प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं एवं विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। अब हेड लगाओ भैया सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, और इसमें लिखो फटाफट, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों व साथ ही साथ मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले खतरों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा एक व्यापक अवधारणा है। इसमें राज्य के साथ साथ समस्त मानवता की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। इस कारण इसे मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहते हैं। इसमें खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी हो सकता है, जैसे वैश्विक तापवृद्धि, आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, अकाल, हिंसा, कोरोना, गरीबी, असमानता, शरणार्थियों की समस्या। इस प्रकार सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं। नंबर 1 मानवता की सुरक्षा। इसमें लिखो मानवता की सुरक्षा की धारणा व्यक्तियों की रक्षा पर बल देती है। मानवता की रक्षा का विचार जनता की सुरक्षा को राज्यों से बढ़कर मानता है। क्योंकि पिछले 100 वर्षों में जितने व्यक्ति विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं अधिक लोग स्वयं अपनी ही सरकार के हाथों मारे गए हैं। मानवता की सुरक्षा के विचार का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, आतंकवाद, इनसे मनुष्य की रक्षा करना है। नंबर 2 हेड लगाओ विश्व सुरक्षा। इसमें लिखो भैया विश्व सुरक्षा की धारणा का विकास 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना जैसी महामारियों से सुरक्षा करना है। इसकी प्रकृति वैश्विक है, अतः इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। ओके भैया, तो ये हो गया अपना भाग 2। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे भैया नेक्स्ट टॉपिक की। दैट्स ऑल।